नमस्कार साथियों, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। हम लोग जो 2025 और 26 में यूपी एसआई की परीक्षा होने वाली है, साथ ही जो रेलवे की विभिन्न परीक्षाएं होने वाली हैं, उनके संदर्भ में हम लोग जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का तीसरा वीडियो है। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज का पहला प्रश्न दिया गया है, पावेल डुरोव पावेल पावेल डुरोव क्वेश्चन पूछ रहा है, पावेल डुरोव किस कंपनी के संस्थापक और सीईओ हैं? पावेल डुरोव किस कंपनी के संस्थापक और सीईओ हैं? तो इसमें विकल्प दिए गए हैं, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, स्पेसएक्स। इसमें सभी लोगों को पता होगा कि फेसबुक जो है, इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। मार्क जुकरबर्ग हैं। इसी प्रकार से ट्विटर और जो स्पेसएक्स है, इस पर मालिकाना हक है एलन मस्क का। एलन मस्क। और जो टेलीग्राम है, कि इसके संस्थापक हैं पावेल डुरोव, इसके संस्थापक हैं। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के द्वितीय प्रश्न की ओर। तो द्वितीय प्रश्न दिया गया है, जापान की संसद से संबंधित। तो इसमें क्वेश्चन है, जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? इसमें विकल्प दिए गए हैं, कांग्रेस, द्वितीय विकल्प दिया गया है पार्लियामेंट, तृतीय विकल्प दिया गया है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और चतुर्थ विकल्प दिया गया है डाइट। तो इसमें जो कांग्रेस है, कांग्रेस यूएसए की संसद का नाम है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी प्रकार से जो यूनाइटेड किंगडम है या यूके है, उसकी जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है पार्लियामेंट यूके को। इसी प्रकार से नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है, ये चीन की संसद का नाम है। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और जापान जो है, उसकी संसद का नाम है डाइट। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, डाइट। पढ़ते हैं आज के तृतीय प्रश्न की ओर। तृतीय प्रश्न दिया गया है, वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित। तो इसमें पूछा जा रहा है, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, मेघालय। तो इसमें जो नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसकी अवस्थिति अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। आप लोग कमेंट में बताइए कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देशों के साथ साझा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लाइकेन किसके संकेतक के रूप में कार्य करते हैं? लाइकेन किसके संकेतक के रूप में कार्य करते हैं? तो विकल्प दिए गए हैं, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। तो लाइकेन जो होते हैं, यदि कोई सतह है, वहाँ पर लाइकेनों की अवस्थिति पाई जाती है और वहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है। यहाँ पर जैसे अम्लीय वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा जब होती है तो ये लाइकेन मरने लगते हैं। लाइकेन मरने लगते हैं। तो जो अम्लीय जल होता है, उसमें मुख्यतः सल्फर और नाइट्रोजन का प्रभाव अधिक होता है। तो ये संकेत करता है वायु प्रदूषण का। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न दिया गया है, पुस्तक से संबंधित है। इसमें पूछा जा रहा है, फ्री हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस, तारकनाथ दास, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैं तो बता ही रहा हूँ कि इस पुस्तक के लेखक हैं तारकनाथ दास। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ज्योग्राफी विषय से संबंधित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दो ही विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो पृथ्वी जो है सूर्य की जब परिक्रमा करती है तो वो मुख्यतः दो स्थितियों को धारण करती है। जब पृथ्वी सबसे दूर होती है तो उस घटना को कहा जाता है अपशोर, और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट अवस्थित होती है तो उस घटना को कहा जाता है उपशोर। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो ये घटना होती है 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई की घटना जब होती है तो इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर। इस समय पृथ्वी को जो सौर विकिरण प्राप्त होती है लगभग 7% कम प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जब उपसौर की घटना होती है, ये घटना होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को 3 जनवरी को घटना होती है उपसौर। इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी होती है। सबसे कम दूरी होती है। इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। इसी दिन जो पृथ्वी को सौर विकिरण प्राप्त होती है सामान्य दिन की अपेक्षा 7% अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये हो गया अपसौर के बारे में। इसी प्रकार से जब उपसौर, ये हो गया उपसौर। जब अपसौर देखते हैं तो अपसौर में की जो घटना होती है वो होती है 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी जो होती है सर्वाधिक होती है। दूरी होती है सर्वाधिक होती है, और पृथ्वी को जो सौर विकिरण प्राप्त होती है वो 7% कम प्राप्त होती है, तथा पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। तो प्रश्न पूछ रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई के दिन। तो ये घटना कहलाती है अपशौर। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो विकल्प दिए गए हैं उज्जैनी, मत्स्य, अश्मक, अंग। तो उज्जैनी जो है ये राजधानी थी अवंती की। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। इसी प्रकार से मत्स्य की राजधानी हुआ करती थी जयपुर, ये राजस्थान वाला क्षेत्र था। और अंग जो जनपद था, अंग महाजनपद, ये वर्तमान में बिहार का जो भागलपुर और मुंगेर जिला जो है बिहार का, वहाँ पर इसकी अवस्थिति पाई जाती थी। तो इसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा। तो प्रश्न पूछ रहा है कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर था। तो दक्षिण भारत में अवस्थित महाराष्ट्र राज्य में अस्मक जो महाजनपद था उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित थी। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के 8वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया गया है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है। विकल्प दिए गए हैं 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक खाड़ी और कोको चैनल। तो विकल्प डी से स्टार्ट करते हैं। तो कोको चैनल द्वारा भारत जो है म्यांमार से अलग होता है। इसी प्रकार से जो पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। पाक खाड़ी जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है, पाक जो चैनल है उसके द्वारा ये पाक की खाड़ी जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से 8 डिग्री चैनल जो है
भारत का लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप जो है वो मालदीव से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, मालदीव। और जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में अलग होते हैं। तो ये ऐसे हैं अंडमान और ये है निकोबार द्वीप समूह। तो इनके मध्य में अवस्थित है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री जो चैनल है तो अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच ये लगभग जो चैनल है लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ए। बढ़ते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न दिया गया है कि भारत में हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई। विकल्प दिए गए हैं 1990, 1991, 1992, 1993। तो इसमें सी विकल्प सही है, 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी। आप लोग कमेंट में बताइए कि बाघ परियोजना जो है ये कब शुरू की गई और किस वन्यजीव अभयारण्य से इसकी शुरुआत की गई, कहां से इसकी शुरुआत हुई तथा किसने इसका उद्घाटन किया था। ये आप लोगों का हो गया आज का टास्क। बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की तरफ। तो 10वां प्रश्न दिया गया है आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसमें जब सरकारों का गठन हुआ तो उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के विकास के लिए योजनाएं बनाना शुरू किया, तो जिसमें भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 के मध्य का इसका समय था। तो इस परियोजना का या इस पंचवर्षीय योजना का मेन जो उद्देश्य था कृषि और सिंचाई की सुविधाओं का विकास करना, इसी प्रकार से उद्योगों का विकास करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना। तो बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आते हैं विद्यालय और अस्पताल। तो इन सब का विकास करना पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसी प्रकार से जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये शुरू होती है 1956 से 1961 के मध्य। तो इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था उद्योगों का विकास करना, लौह और इस्पात उद्योग का विकास करना, साथ ही साथ रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये शुरू होती है 1961 से 1966 के मध्य। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, इस पंचवर्षीय योजना का भी उद्देश्य था आत्मनिर्भरता हासिल करना और इसका उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, साथ ही साथ उद्योगों का व्यापक स्तर पर विकास करना। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये स्टार्ट होती है 1 अप्रैल 1969 से 1974 के मध्य। इस पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। तो इस परियोजना में व्यापक स्तर पर आत्मनिर्भरता का कार्यक्रम चलाया जाता है। तो आत्मनिर्भरता स्टार्ट होता है तृतीय पंचवर्षीय योजना से, किंतु व्यापक स्तर पर इस परियोजना को क्रियान्वित किया जाता है चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो सही विकल्प हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। इसमें विकल्प दिए गए हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन सी जो है ये गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। तो विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू, संतरा, इस तरह के जो फल होते हैं ये विटामिन सी का स्रोत होते हैं। तो इनको गर्म करने पर इनमें विटामिन सी नष्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है। तो भारत में मुख्यतः 3
फसल प्रारूप अपनाए जाते हैं। एक होता है रबी। रबी की जो फसल होती है ये स्टार्ट होती है अक्टूबर लास्ट से या नवंबर से स्टार्ट होकर अप्रैल तक का इसका समय होता है। इसी प्रकार से जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल प्रतिरूप है वो है खरीफ। खरीफ का जो समय है खरीफ का समय है जुलाई से लेकर अक्टूबर। जुलाई से अक्टूबर, इन्हीं दोनों के मध्य में ग्रीष्म काल के समय में एक तीसरा फसल प्रतिरूप विकसित किया गया है, तो जिसे कहा जाता है जायद। तो जायद जो फसल है इसके अंतर्गत मुख्यतः सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, तो जिसमें लौकी, तोरई, खीरा, ककड़ी और साथ साथ इसमें कुछ प्रमुख दालें का भी उत्पादन किया जाता है, जैसे उड़द और मूंग की दालों का उत्पादन किया जाता है। तो इसका जो समय है ये समय शुरू होता है अप्रैल से जून के बीच में इसका समय रहता है। तो विकल्प इसमें दिए गए हैं अप्रैल से जून, जुलाई से नवंबर, नवंबर से मार्च, फरवरी से जुलाई। तो हम लोगों ने देखा कि जायद फसल का जो समय है वो अप्रैल से जून माह के मध्य रहता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न दिया गया है यूएनईपी का मुख्यालय है। तो यूएनईपी का सभी लोगों को फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका पूछ रहा है मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। विकल्प दिए गए हैं जिनेवा, बंगलौर, न्यूयॉर्क, नैरोबी। तो इसमें जो केन्या देश है वहाँ पर नैरोबी शहर है। तो नैरोबी शहर में यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न दिया गया है भूरी क्रांति किससे संबंधित है। भूरी क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसमें विकल्प दिए गए हैं बकरी पालन, अंडा उत्पादन, उर्वरक उत्पादन और पेट्रोलियम उत्पादन। तो इसमें जो अंडा उत्पादन है इसे कहा जाता है गोल क्रांति। उर्वरक क्रांति जो है इसे ही कहा जाता है भूरी क्रांति। और पेट्रोलियम उत्पादन जो है इसे कहा जाता है कृष्ण क्रांति। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। बढ़ते हैं आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न दिया गया है अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक प्रदूषक कहलाती है। तो नदियाँ जो होती हैं उनमें विभिन्न स्रोतों के माध्यम से अपशिष्ट जल और विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों को पहुंचाया जाता है या पहुंचते हैं, तो जिसके कारण जो नदियां होती हैं प्रदूषित होती जाती हैं। तो इसी संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है कि अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक प्रदूषक कहलाती है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया गया है गंगा, कोसी, गंडक और दामोदर। तो ये जो चारों नदियाँ हैं लगभग सभी नदियाँ बहुत ही अधिक मात्रा में प्रदूषित हैं, किंतु जो दामोदर नदी है इसमें छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में जो इस्पात उद्योगों का विकास किया गया है उसके शोधन से जो जल निकलता है तो वो इस नदी में डाला जाता है, तो जिसके कारण से दामोदर जो नदी है अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। तो इसके कारण इसे कहा जाता है जैविक प्रदूषक वाली नदी। तो ये विकल्प इसमें डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न दिया गया है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकार जो है यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है और उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा सकता है। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो हैं विभिन्न प्रकार के रिटों का प्रयोग करती हैं मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए। तो जो रिट है, रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है उच्च न्यायालय के पास। तो जिसमें जो न्यायपालिका होती है तो न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का
संरक्षण प्रदान करती है या संरक्षक होती है। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा सी, न्यायपालिका। तो आप लोग बताइए कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? और जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो विकल्प दिए गए हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर और उपराष्ट्रपति। इसमें आप लोगों को कमेंट में बताना है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। किंतु जो स्पीकर है, स्पीकर को शपथ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्पीकर जो होता है, इसका जो चयन होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही इसका चयन किया जाता है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है 18वां। इसमें ये गलत टाइप हो गया है। तो आज का 18वां प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो विकल्प दिया गया है 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए। आप लोगों को बता दें कि राज्यसभा जो है ये उच्च सदन होता है, ये कभी विघटित नहीं होता है। इसके सदस्य जो होते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना इनका या पूरा ये जो होते हैं 2 वर्ष बाद इनका समय पूरा होता जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य निकलते जाते हैं। तो इसमें जो सदस्य होता है उसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए होता है। तो ये हो गया इसमें बी विकल्प सही। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप लोग सबसे पहले वीडियो देख सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।